जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और अभी हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के शिक्षा नीति के इतिहास के बारे में। अभी काफी लोग ये काफी सुर्खियों में है कि नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बड़ी बारीकी से, बड़े कम शब्दों में, बड़े सुंदरता के साथ, बड़े सहजता के साथ, बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया है, समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े बेहद तरीके से समझ में आया होगा। अगर उसके बाद किसी के मन में अगर ये जानने की इच्छा होती है कि अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 में ये चीजें हैं, तो क्या इसके पहले जो शिक्षा नीति थी या इसके पहले शिक्षा नीति का इतिहास क्या था, अगर उसको जानने की जिज्ञासा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे आखिरी तक बने रहेंगे तो मैं अभी जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 की, इसके पहले कैसे कैसे शिक्षा नीतियों का निर्माण हुआ, शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव कहां से हुआ और कैसे इसका उदय होते गया और इसमें विकास होते गया। पहले आजादी के पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इस सब के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। जब से भारत में अंग्रेज आए तब से लेकर और आज तक का जो शिक्षा व्यवस्था था उसके बारे में मैं बड़े ही बारीकी से, बड़े ही सरल ढंग से आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपको दिलचस्पी है कि आज से पहले यानी सन 1600 से लेके आज तक की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा नीति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। मैं आपको पूरी जानकारी से अपडेट कराऊंगा बड़े ही कम शब्दों में। इसके पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी या शिक्षा नीतियों का शुभारंभ या प्रादुर्भाव कहां से हुआ और कैसे कैसे बातों में बदलाव आते गया और शिक्षा का स्तर आज हमारे पास एक नई रूपरेखा, एक नई शिक्षा नीति 2020 बन के आ गई। इसके पहले जो भी घटनाएं हुई इस सब की चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के शिक्षा नीति का इतिहास। तो मैं आधुनिक भारत शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इस इतिहास को, अगर हम इतिहास की बात करें तो बहुत लंबा वीडियो और बहुत पुराने समय से इतिहास चले आएगा, लेकिन वर्तमान में मैं आधुनिकता की बात ले रहा हूं तो आधुनिकता को मैं जोड़ रहा हूं सन 1600 से, यानी कि अंग्रेजों के आवागमन से, यानी यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर आज तक की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले 400 वर्षों में या यूं कहूं कि 420 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था भारत की कैसी रही, इसके बारे में इस मुद्दे पर चर्चा इस बिंदु के माध्यम से की जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, अंतिम तक इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी घटनाओं को छोड़कर इसमें अधूरा ज्ञान बिल्कुल ना लें। तो शुरू करते हैं कि अगर शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक ढेर सारी शिक्षा नीतियां चलाई गई, जो समय समय पर उसमें कुछ संशोधन किया गया अगर कारगर नहीं साबित हुई तो। इसमें से सबसे पहले हम बात करें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कि 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत आए थे और उन्होंने 31 दिसंबर यानी कि आखिरी दिन सन 1600 में उन्होंने यहाँ पे अपने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और मैं यहीं से चर्चा शुरू करूंगा आज की इस वीडियो में। उसके बाद 1698 में उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने कर्मचारियों के लिए एक शिक्षा अधिनियम बनाया, अपने, बस केवल अपने कर्मचारियों के लिए। और उसमें उसने ये कहा कि इसमें भारत की जनता के शिक्षा के संबंध में कोई रुचि नहीं ली। जो अंग्रेज थे उनको कोई चिंता नहीं थी कि भारतीय इस शिक्षा पद्धति में, इस शिक्षा अधिनियम में कैसे शामिल होंगे। उनको भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए और भारत को लूटते रहे। लेकिन उन्होंने इस भारत में, गुलाम भारत में सन 1698, क्षमा चाहूंगा, सन 1698 में अपने कर्मचारियों, अपने बच्चों यानी कि अंग्रेजों के बच्चों और कर्मचारियों के पढ़ने के लिए या जानकारी के लिए एक शिक्षा अधिनियम शुरुआत किया, जिसमें भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों को भारतीयों और हिंदुस्तानियों में कोई रुचि नहीं थी कि वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे 1765 में भारत का पूरा कमान अंग्रेजों ने संभाल लिया।
आप देख पाएंगे सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1765 यानी 165 साल में अपने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते इस कदर उन्होंने विस्तृत कर लिया कि भारत के समूचे हिस्से पे उन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व हासिल कर लिया। यानी भारत का पूरा कमान संभालना शुरू कर दिए। भारत की आर्थिक व्यवस्था से लेके शैक्षिक व्यवस्था तक अंग्रेज संभालना शुरू कर दिए। उसी क्रम में 1813 में एक अधिकार पत्र अधिनियम बनाया गया। इस अधिकार पत्र अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए बाध्य किया गया। जब कहा गया कि आप पूरे भारत का कमान संभाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 1813 में एक अधिकार पत्र अधिनियम जारी किया गया, पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि भारतीयों का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेने के लिए आपको बाध्य किया जाता है कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अगर पूरा देश आप चला रहे हैं तो शिक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब यहीं से शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हो गया भारत के लिए। इसके पहले तो अंग्रेज अपने लिए पढ़ रहे थे, अपने लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन इसी अधिनियम के लिए अधिकार पत्र अधिनियम की घोषणा के बाद अंग्रेज भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए या भारतीयों को पढ़ाने के लिए बाध्य किया गया और वो बाध्य हुए। इसी के तहत सन 1834 में, यहाँ देख रहे हैं आप, इसी के तहत 1834 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने एक घोषणा की और उस घोषणा की ब्रिटिश शासन का लक्ष्य उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत के निवासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को फैलाने का है। केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रचार पर उन्होंने धन खर्च किया। उन्होंने कहा कि 1813 में अधिकार तो मिल गया कि हम भारतीयों को भी पढ़ाएंगे, जितने हिंदुस्तानी हैं उनकी भी शिक्षा व्यवस्था हमारे ही जिम्मे है। लेकिन 1834 में इसी अधिनियम के तहत उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कि भारत में यूरोपीय साहित्य और यूरोपीय विज्ञान का विस्तार किया जाए। भारतीयों में इतनी शिक्षा ठूस दो, ऐसे उनको शिक्षित करो कि वो खाली शारीरिक रूप से, रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन उनका जो बौद्धिक विकास हो वो हमारे हिसाब से हो, हमारी शिक्षा नीति के तहत हो और हम जैसा चाहें वैसा वो काम करें। मतलब देखिए कितना दिमाग लगाया अंग्रेजों ने कि हम पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं वो? अपनी शिक्षा नीति। भारतीयों के दिमाग में अपने लिए, अपने काम के लिए ठूस रहा है ज्ञान, केवल अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने वहां पे भी यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के विस्तार के बारे में पाठ्यक्रम रखा और पढ़ाया। इससे कुछ लोग प्रभावित हुए। इसके आगे बढ़कर लॉर्ड मैकाले ने इसी बात का समर्थन किया और कहा कि बौद्धिक रूप से अंग्रेजियत का भक्त बनाना है लोगों को अंग्रेजी ही पढ़ाइए, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाइए। उनके मातृभाषा के साथ साथ हम अंग्रेजी पर जोर देंगे, जिससे लोग हमको मानसिक रूप से हमारे भक्त रहेंगे, शारीरिक रूप से हिंदुस्तानी रहेंगे, पर हमारा पाठ्यक्रम, हमारे तरीके, हमारे तकनीकी से पढ़ के वो हम मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से अंग्रेजियत के भक्त रहेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते 10 साल बाद 1944 में जितनी भी शासकीय पद थे उसमें अंग्रेजियत की भर्ती शुरू हो गई। यहाँ कहा गया कि जो लोग अंग्रेजी विद्यालय में या जो लोग हमारे अंग्रेजी शिक्षा का जो उद्देश्य था वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा से पढ़कर जो लोग निकले हैं उन्हीं लोग को शासकीय नौकरी पर भर्ती किया जाएगा। यानी कि देखो सीधे स्पष्ट कर दिया अंग्रेजों ने कि आपको मजबूरन हमारी शिक्षा का अवलोकन करना पड़ेगा, हमारी शिक्षा आपको लेनी पड़ेगी। उस समय सन 1844 में जितने भी शासकीय पद पे भर्ती निकाले गए उसमें एक कंपलसरी, एक अनिवार्य बात रखी गई कि जो हमारे स्कूल और कॉलेज से पढ़कर निकले हैं वही लोग बस उसमें नौकरी कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, वो चाहते थे और इस बात को निष्पन्द सिद्धांत के नाम से, बहुत चर्चित सिद्धांत है कि निष्पन्द सिद्धांत के नाम से इसमें क्या किया गया कि लोग को अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया। लोग क्या सोचे कि जो अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ेगा उन्हीं को नौकरी मिलेगी, बाकी लोग तो बेरोजगार रहेंगे, खेती किसानी करेंगे। और उस पर भी लगान का दबाव, 10 तरह के राजाओं का दबाव, अंग्रेजी शासन का दबाव, इस तरह की जब बातें होने लगी तो लोग इसके, अंग्रेजों की एक जटिल चाल थी। अंग्रेजों ने चाल के माध्यम से कहा कि ब्रिटिश सरकार के सभी पदों पर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को वरीयता दी जाए, उन्हीं की भर्ती पहले की जाएगी। इस घोषणा से पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी। लोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसे निष्पंदन सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता है। एक बहुत बड़ी घटना ही है ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत गहनता के साथ पूछा जाता है कि सिद्धांत
का प्रारंभ कब हुआ या इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो आप लिख सकेंगे 1944 में, सॉरी 1844 में। अब देखते हैं इसके आगे, थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। अब भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था की कमान तो संभाल ली, लेकिन वो क्या बोले कि नौकरी उनको मिलेगा जो हमारे अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ के निकलेंगे। लोग अभी भी परेशान, क्योंकि उनको अंग्रेजी व्यवस्था के अनुरूप पढ़ाई करना है। और जब लोगों के ऊपर आप पढ़ाई का बोझ दबा देंगे, भाषा का बोझ दबा देंगे, तो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, लोग बहुत परेशानी का महसूस कर रहे थे। आगे बढ़ के देखते हैं, 1954 में वुड का आज्ञा पत्र आया। वुड के आज्ञा पत्र के माध्यम से थोड़ी सी राहत मिली और इसके आधार पर शिक्षा नीति तैयार की गई और इसी आधार पर भारत में शिक्षा नीति का मसौदा भी तैयार किया जाने लगा। पहली बार थोड़ा सा राहत मिला भारत को कि वुड के आज्ञा पत्र से पहली बार अस्थायी शिक्षा नीति का मसौदा भारतीय लोगों के साथ मिलकर, कुछ भारतीय विद्वान कुछ अंग्रेजों से मिलकर एक साथ वुड के घोषणा पत्र आज्ञा पत्र के माध्यम से वो एक मसौदा तैयार किया गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो 1982 में, सॉरी बार बार मैं 1982 रिपीट कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, 1882 में यानी कि उससे कुछ साल बाद हंटर कमीशन आया। और हंटर कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ढेर सारी बातें आई। उसमें एक विशेष बात जो निकल के आई, मैं कम समय के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक विशेष बात निकल के आई जो भारतीयों के लिए बड़े राहत की बात थी कि देशी विद्यालयों को मान्यता दी गई। अब तक क्या था कि जो अंग्रेजी स्कूल में या अंग्रेजों के स्कूल में पढ़कर निकलेंगे उन्हीं को नौकरी में वरीयता दी जा रही थी, प्राथमिकता उनको थी। लेकिन इसी हंटर कमीशन के बाद देशी विद्यालयों को भी मान्यता मिलने लगी कि जो भारतीय विद्यालय है या जो गुरुजी की व्यवस्था है, घर में पढ़ रहे हो तो आश्रम में पढ़ रहे हो, इनको भी नौकरी में शामिल किया जाए। और 1882 में हंटर कमीशन के बाद जो देशी विद्यालय थे, जो हमारे भारतीय देश के विद्यालय थे, छोटे बड़े विद्यालय, उनको भी मान्यता दी जाने लगी। यही से हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक नया उदय हुआ, एक नया काल प्रारंभ हुआ। भारत में शिक्षा का एक नया उदय प्रारंभ हुआ और सन 1982 में ही भारत में कलकत्ता, मद्रास, बंबई और पंजाब में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप सोच के देखिए, जैसे ही हंटर कमीशन ने देशी विद्यालयों को मान्यता देनी शुरू कर दी, उसी समय उसी वर्ष में 2 महीने बाद कलकत्ता, मद्रास, बंबई और पंजाब में विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी। अब यही से भारत का जो शिक्षा नीति है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो पटरी पे चलना शुरू करी। धीरे धीरे एक लाइनअप होना शुरू हुआ, भारत की व्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। अब आगे देखते हैं, सन 1987 में से ठीक 5 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू हो गई। अब उस समय जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू हुई थी, उस समय भारत में कुल 69 या 68 या 69 कॉलेज थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय भारत में केवल और केवल 68 कॉलेज थे। अब ये नए नए जब यूनिवर्सिटी खुले, इनसे नए नए कॉलेजों का ऑपरेशन हुआ, तो धीरे धीरे विद्यालयों की और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती गई। और 1987 में देख रहे हैं मात्र 68 कॉलेज पूरे भारत में। इतने बड़े विश्व भारत में मात्र 68 कॉलेज। खैर कोई बात नहीं, उसमें पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी कम थी, पढ़ाई के प्रति लोग जागरूक भी बड़े कम थे। अब आगे देखते हैं, 1899 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति करी लॉर्ड कर्जन द्वारा। अब तक जो भी हायर एजुकेशन था उसपे अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था। अंग्रेज अपने तरीके से, क्योंकि लोग पढ़ने वाले नहीं थे, लोग 4वीं, 5वीं, 8वीं बड़े मुश्किल से 10वीं 12वीं पढ़ लेते थे, वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, सन 1899 1885 की बात करूँ तो उस समय प्राइमरी पास भी एक पढ़ा लिखा आदमी बड़ा गट से बोलता था कि मैं तो 5वीं तक पढ़ा हूँ। उस समय अगर कोई 10वीं पास हो गया तो सबसे बड़े बैंक क्लर्क की नौकरी में सबसे आगे उसी की नौकरी होगी। अच्छा पढ़ा लिखा माना जाता था, मतलब हायर एजुकेशन तो इसका एकदम बड़ा ही कमजोर था। इसलिए इलाहाबाद जब यूनिवर्सिटी खुला तो 68 विद्यालय थे, लेकिन 1899 में भारतीय विश्वविद्यालय की जो नियुक्ति हुई, जो स्थापना हुई कि भारत अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चलाएगा, अपने हिसाब से बच्चों को शिक्षित करेगा, अपने तरीके से थोड़ा सा ढील मिला। चूंकि शासन अभी भी अंग्रेजों का है, अंग्रेज अभी भी उसको अपने तरीके से चला रहे हैं, लेकिन भारतीयों की अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए सामने से भारतीय चला रहे हैं, पर पीछे से कोई बैकअप किसका है? अंग्रेजों का है। पर फिर भी हम थोड़ा सा राहत महसूस करें कि कुछ तो हमारे नाम से आया, कुछ तो हमारे हाथ में आया, कुछ तो हमारे कमान में आया। और इसी क्रम में 1902 में पूरे भारत में 191 कॉलेज हो गए। आप देखिए, मात्र 3 साल में कॉलेजों की संख्या 68 से बढ़कर 191 हो गई। तकरीबन
200 के करीब कुल कॉलेजों की संख्या हो गई और लोगों में पढ़ने की रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब तक अचानक से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। लोग डरे समय यही परीक्षा का पढ़ाई का एक बड़ा सूर्योदय हो रहा था, एक बड़ा आरंभ हो रहा था। लेकिन अभी ये आरंभ आग पकड़ती, अगर तेजी पकड़ती, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा 1914। अब प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों को काफी प्रभावित किया और लोग थोड़ा सा रुझान उनका पीछे थोड़ा कम हो गया और जो विकास की गति थी शिक्षा के क्षेत्र में वो थोड़ी सुस्त सी पड़ गई। अभी 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये गति धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रही, गतिशील रही, शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती रही और 1939 में आप देखें, आपने सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध को हम महाविश्व युद्ध भी कहते हैं। इसमें ढेर सारे देशों ने हिस्सा लिया और बड़े करीब 6 साल तक इसमें लड़ाई चली, 6 साल तक युद्ध चला। अब इस युद्धकालीन समय में लोगों के मानसिक हालात में लोग पढ़ाई के प्रति लोग जागरूक नहीं हो पाए थे और जो जागरूकता थी वो भी बड़ी कुचल सी गई थी लोगों के मन में। अब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले जब लगभग तय हो गया था कि अमेरिका इस विश्व युद्ध को जीतने वाला है, ये विजयी पक्ष कहलाएगा, उसी समय सर 1944 में एक सर्जेंट योजना बनाई जाती है। इस सर्जेंट योजना के तहत अब हमारी जो शिक्षा की गाड़ी थी अब मेन पटरी पर आने शुरू हो गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जब निश्चित हो गया कि फला पक्ष जीतने वाला है, युद्ध का माहौल कुछ ठंडा होने लगा। उसी समय आखिरी दिसंबर 44 में सर्जेंट योजना का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रारंभ किया, जिसमें महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा। किसमें? 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। हम बात करें शिक्षा नीति के बारे में, ये जितने थे वो सब शिक्षा नीतियों के बारे में हम बात कर रहे थे। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1944 में सर्जेंट योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें महात्मा गांधी का मुख्य हाथ था। 3 से 6 वर्ष के छात्रों के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय, जिसको हम आंगनबाड़ी का नाम से भी जानते हैं, वो खोलने का प्रावधान किया गया और खोला गया। इससे क्या था, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे या पढ़ने से डरते थे या पढ़ने को बोझ समझते थे या पढ़ाई से भागते थे, उनको खींचने के लिए, जैसे अभी की सन 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी यही नीति लागू किया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई, जिससे बच्चे विद्यालय में आना शुरू तो करें, पहले शुरू तो कर। उसके बाद मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इसके पहले अंग्रेजों का पूरा दबदबा था। अब हम आजादी के करीब पहुंच रहे हैं। अंग्रेजों ने मानसिक रूप से मान लिया कि भारत को बहुत जल्दी हमको भारत छोड़ना पड़ेगा और इसी दबदबे से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत के कहने पे, दबाव पे मातृभाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया गया और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के एकमात्र विकल्प के रूप में रखा गया, यानी द्वितीय विकल्प के रूप में अंग्रेजी शिक्षा में आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो नहीं पढ़ो, आपकी मुख्य पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अगर इसके बाद भी आपका मन है अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने का तो आप फ्री हो, आप पढ़ सकते हो। अब उसके बाद 1947 में आप सभी परिचित हैं कि हमारा भारत देश आजाद हो गया और आजादी के बाद एक बहुत बड़े आयोग की स्थापना हुई, जिसका हम नाम लेते हैं 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसके प्रमुख रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की और उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पे जो कमियां थी या कॉलेजों की कमियां या महाविद्यालयों की कमियां या फिर विश्वविद्यालय की जो कमियां थी उन पे चर्चा किया, उन पे बात किया, उस पर ढेर सारे नियम कानून बनाए गए और उसके बाद उस मसले को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखा कि जब विश्वविद्यालय स्तर हमारा मजबूत हो गया है, लोग यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज खुल गए, लोग पढ़ने आने शुरू कर दिए, तब उन्होंने देखा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब मिडिल में 6 से लेकर 12वीं तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कक्षा 6 के बाद छोड़ दे रहे हैं, 7वीं के बाद 8वीं के बाद छोड़ दिए, 10वीं के बाद छोड़ दिए। तो जब आप 10वीं के बाद विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, 12वीं के बाद विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, तो विश्वविद्यालय किस काम का? जब तक आप 12वीं के बाद पढ़ेंगे नहीं तो विश्वविद्यालय किस काम आएगा? इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के जो निचला स्तर था माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसके तहत उन्होंने 6 से 12वीं तक की कक्षा को मजबूत किया। उसमें क्या कमियां हैं, लोग छोड़ के आगे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? लोग पढ़ाई छोड़ के वही रुक जा रहे हैं, अपना विकास रोक दे रहे हैं। वो लोग चाहे तो 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद स्नातक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कमियों को देखते हुए उसका आकलन किया गया और उसके जस्ट 10 साल बाद 1964 में कोठारी आयोग आया। माध्यमिक शिक्षा आयोग में
लक्ष्मी शंकर बुलानिया द्वारा जो आयोग बनाया गया था उसमें ढेर सारी कमियों को ढूंढा गया, उन कमियों को दूर किया गया और इसी क्रम में 1964-66 में कोठारी आयोग आया, जो इसी कोठारी आयोग से जिसके अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी थे, उनके अनुशंसा के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल चूक परिवर्तन हुआ। हम यही से मुख्य धारा में आ गए, हम कोठारी आयोग के माध्यम से। इसी आयोग में समग्र शिक्षा का मसौदा तैयार किया गया। समग्र शिक्षा मतलब प्राथमिक से लेकर माध्यमिक 12वीं तक की शिक्षा में क्या समस्या है, उन सभी समस्याओं को ग्रामीण स्तर से जिला स्तर से ढूंढा गया और उनको दूर करने की कोशिश की गई। और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसको शिक्षा नीति को लागू किया गया। उस समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको लागू किया गया, जिसमें 10+2+3 शिक्षा नीति कहते हैं। इसी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 को हम आज तक फॉलो करते हैं कि 10 साल तक 1 से लेकर 10वीं तक, उसके बाद 2 साल 11-12 और 3 साल का स्नातक। आज तक इसी प्रणाली को हम लोग फॉलो करते आए हैं। इसी के काट में या 36-34 साल के बाद 34 साल के बाद जो शिक्षा में बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 को बदलकर अब जो आया है 2020 की नई शिक्षा नीति 5+3+3+4, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं पहले वीडियो में। आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मैं नई शिक्षा नीति पे एक वीडियो बना चुका हूं, पर कुछ लोगों की डिमांड थी इसके पहले शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने इसमें चर्चा किया। और ये जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4, ये अगर हमारा देश वैश्विक महामारी से जल्दी से मुक्त हो जाए या इससे मुक्ति मिल जाए तो लगभग मान के चलते हैं कि सन 2022-23 से ये लागू होने की इसकी संभावना है। अगर लोग सोच रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 इस साल से लागू होगी तो शायद ये संभव नहीं है। इसको लागू होने में, इसके ट्रेनिंग में, पाठ्यक्रम के बनाने में, टीचर ट्रेनिंग को करके कम से कम 2022 या 23 का समय लग सकता है। तो आप ध्यान रहे, नई शिक्षा नीति को प्रारंभ होने में 2 से 3 साल का समय भी और लगेगा, जब तक हमें इस पुराने पद्धति का फॉलो करना पड़ेगा, 10+2+3 पद्धति का। अगर इसमें कोई समस्या या कोई पूछने बात या चर्चा करने वाली बात हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।